हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मी टू वेल हेयर। And I'm getting mighty tired of your traveling ways and of listening to that jackass. So before starting the video, let me remind you, if you are new on this channel, kindly like, subscribe the video, and you can comment what you want to know more about Singapore. I can try to help you out with that. सो आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, ऑल अबाउट पाथवेज़। सो हम बात कर रहे थे अबाउट कि कैसे लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव होते हैं, कैसे जो स्टूडेंट्स इंडिया में हैं उनका ड्रीम है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाना। सो इस बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में बात करी है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इसके पहले वाली वीडियो पहले जा कर के वॉच करें और उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अबाउट सिंगापुर पाथवेज़। अलग अलग वीज़ाज़ पे आप कैसे ऑस्ट्रेलिया कनाडा मूव होते हैं एज एन वर्क परमिट या फिर स्टूडेंट वीज़ा। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट टूरिस्ट वीज़ा कि कैसे स्टूडेंट्स, कैसे लोग टूरिस्ट वीज़ा लेकर के ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाते हैं और उसे वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लेते हैं आगे चल कर के। सो उसका भी क्या तरीका है फ्रॉम इंडिया। बहुत सारे लोग जिनका टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई नहीं हो रहा है, उसमें भी रिजेक्शन आ रही है, तो कैसे सिंगापुर आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकता है, आज हम इस बारे में ब्रीफ। सो अगर आपका भी ऐसा ही कोई प्लान है, आप भी टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी कंट्री में और वहाँ जा कर के आप अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लेंगे, तो बिफोर अप्लाइंग द टूरिस्ट वीज़ा लेट मी टेल यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। अप्लाई करने से पहले अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए, हमेशा कोशिश करिए कि आप रिजेक्शन को अवॉइड करें, क्योंकि एक बार किसी भी कंट्री की रिजेक्शन आ जाती है उसके बाद उस कंट्री में अप्रूवल आना बहुत ज़्यादा रेयर केस हो जाता है। बहुत रेयर चांसेस हैं जिनका रिजेक्शन आया और फिर उनकी अप्रूवल आई है। सेम चीज़ सिंगापुर में भी है। अगर आपकी एक बार रिजेक्शन आती है, स्टडी वीज़ा हो या वर्क परमिट हो, आपका दोबारा सेम वीज़ा लगना, अप्रूव होना बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं। ठीक है। सो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के बारे में भी सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने अप्रूवल के रेट्स कैसे बढ़ा सकते हैं। जो सबसे मेजर पॉइंट है जो हर कंट्री, हर एम्बेसी चेक करती है आपको वीज़ा अप्रूव करने से पहले, वो ये होता है, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो वो आपका चेक करेंगे ट्रैवल हिस्ट्री। जी हाँ, वो देखते हैं कि अगर आप टूरिस्ट पे आ रहे हैं तो क्या आप कितने रेगुलर आप विज़िट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़। ये चीज़ देख करके वो आपको अप्रूवल देंगे। ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स अगर आप बात कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा की। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के बारे में प्लान कर रहे हैं किसी कंट्री में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके जैसी कंट्रीज़ में, सो फर्स्ट मेक योर ट्रैवल हिस्ट्री। सो इसमें सिंगापुर आपकी कैसे मदद कर सकता है, मैं इस बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप सिंगापुर में किसी वीज़ा पे आ रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे, टीपी वीज़ा पे, वर्क परमिट पे, सो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। कैसे? सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड है जिसके आसपास बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ बसी हुई हैं, जैसे कि सबसे पास में है मलेशिया, इसके बाद आप बात कर लीजिए इंडोनेशिया की, इसके बाद अपने थाईलैंड है, वियतनाम है। ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज़ बहुत सारी आसपास हैं सिंगापुर के, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। और अगर कंपेयर कर रहे हैं आप सिंगापुर से तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती कंट्रीज़ हैं। इनफैक्ट इंडिया से भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो जिनका वैल्यू, जो रेट है वो कम है। सो अगर आप सिंगापुर में हैं तो आप यहाँ से इन कंट्रीज़ में बहुत ही आसानी से विज़िट कर सकते हैं, जिसमें आपका बहुत कम खर्च आने वाला है। अब इससे होगा क्या कि आपके पासपोर्ट में अलग अलग कंट्रीज़ की स्टैंप लगेगी। अगर आप मलेशिया जाएंगे, अगर आप इंडोनेशिया जाएंगे तो आपको अलग अलग कंट्रीज़ की बहुत आसानी से स्टैम्प मिल जाएगी और काफ़ी आसान वीज़ा है। कुछ कंट्री का वीज़ा ऑन अराइवल है, कुछ कंट्रीज़ के लिए आप वीज़ा बहुत आसानी से लगवा सकते हैं सिंगापुर से। सो जब आपके पासपोर्ट में अलग अलग कंट्रीज़ के स्टैम्प होंगे तो, और जब आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए दूसरी कंट्री में अप्लाई करेंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा और आपकी जो टूरिस्ट वीज़ा की अप्रूवल रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आप भी ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं कि आपको टूरिस्ट वीज़ा पे जाना है किसी भी कंट्री में और जाकर के आप कन्वर्ट करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए सिंगापुर आ रहे हैं, और स्पेशली मैं उन केसेस के बारे में बता दूं जो वर्क परमिट के बारे में सोच रहे हैं
किसी कंट्री में मूव होने के लिए और उनका गैप है या कोई भी उनका इशू है जिसके वजह से उनकी अप्रूवल नहीं आ रही है और वो सिंगापुर आ रहे हैं इस चीज़ को फिल करने के लिए और यहाँ से फिर अप्लाई करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप आ सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। सेकंड चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी वो ये है कि यू हैव टू मेंटेन योर बैंक अकाउंट, राइट। सो यू हैव टू मेंटेन योर स्टेटमेंट्स। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी आप किसी भी कंट्री में वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका बैंक स्टेटमेंट चेक किया जाता है। तो सिंगापुर में अगर आप आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको शुरू से ही अपना जो बैंक बैलेंस है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जिससे कि आप आगे शो कर सकें और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में मूव हो रहे हैं वर्क परमिट के लिए, सो अगर आप सिंगापुर में हैं तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि आप जब भी डिप्लोमा कोर्सेज़ पे हैं और अगर आपका 6+6 है, 6 मंथ्स की स्टडी एंड 6 मंथ्स की OJT, सो जब भी आप OJT पे आ जाएं, आपके पास सिंगापुर का वर्क परमिट आ जाए, उसके बाद आप अप्लाई करिए। इससे होगा क्या, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि आप सिंगापुर में अर्न करते हैं, यू आर ऑन वर्क परमिट, और ताकि जब आप दूसरी कंट्री में जाएं तो वहाँ पे आपको जॉब सर्च करने में भी आसानी हो, क्योंकि सिंगापुर का वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है दूसरी कंट्रीज़ में, राइट। सो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा आप OJT पर हों, उसके बाद ही आप अप्लाई करिए, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई कर रहे हैं और या आप वर्क परमिट भी अप्लाई कर रहे हैं। इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी प्रोफाइल में और आपको आगे आने वाली कंट्री में जॉब मिलने में आसानी होगी। और एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं इस चीज़ को गैप फिल करने के लिए और आगे मूव करने के लिए, तो हमेशा ध्यान रखिए सिंगापुर में भी अलग अलग टाइप के कॉलेजेस हैं। तो आप हमेशा प्रेफर करिए कि अगर आप मूव रहे हैं तो आप किसी सस्ते कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए। ज़्यादा फ़ीस वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं सिंगापुर में जो डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत वैराइटीज़ के हैं। सो सिलेक्शन ऑफ कॉलेज यहाँ फिर आ जाता है और आपके लिए ज़रूरी है कि आप आपका जो मनी है वो वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको अभी आगे मूव भी होना है। तो सिंगापुर में फिर आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। तो कॉलेज ऑफ सिलेक्शन ऐसा करिए जिसकी फ़ीस भी मिनिमल है, क्योंकि आपको सिर्फ शो करने के लिए आप एडमिशन ले रहे हैं, राइट। सो आई हैव कवर्ड अप ऑल द पॉइंट्स विच वर लेफ्ट इन लास्ट वीडियो में जो पॉइंट्स रह गए थे मैंने इस वीडियो में कवर अप कर दिए हैं। सो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जब आप बात करते हैं पाथवे के बारे में, मूव होने के बारे में किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, स्पेशली फ्रॉम सिंगापुर से अगर आप मूव होने के लिए आए हैं। सो ये सारे पॉइंट्स अगर आपने देख लिए हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। सो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी। सो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट दिस वीडियो एंड यू कैन कमेंट कि आप क्या जानना चाहते हैं और सिंगापुर के बारे में या नेक्स्ट वीडियोस किस बारे में देखना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। सो आई कैन ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।